कर्क लग्न की कुंडली है। अब ये कर्क लग्न कैसे मालूम पड़ता है, लग्न कौन सी होती है, कैसे क्या देखते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है ये लग्न कहलाता है। लग्न में 4 नंबर दिखाई दे रहा है और 4 नंबर की जो राशि होती है उसे कर्क बोलते हैं। और इस राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। जो चंद्रमा जा कर के अपने घर से पंचम हाउस पे जाकर के बैठ गया है चंद्रमा। अब इस स्थिति को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। जहाँ चंद्रमा बैठा है, जिस नक्षत्र बैठा है, उस नक्षत्र का नाम है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा यहाँ पर है, बैठा कहाँ पर, अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है कि राधा के आगे आने वाली, या राधा जैसी, अनुराधा राधा के जैसे आने वाले। वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो राधा शब्द का होता है अर्थ आराधना, लक्ष्य, सफलता, आनंद, सौभाग्य। ये सारा इनके जीवन में है, यानी कि आराधना, ये आराधना करते रहते हैं। अब किसी के मन में होगा कि किसकी आराधना करते रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आराधना करते रहते हैं। अनुराधा का प्रतीक स्वरूप तपस्वियों का होता है। जैसे तपस्वी नहीं होते, इनका स्वभाव तपस्वियों जैसा होता है। ये कार्य अपना वैसा करते से तपस्वी करते हैं और इनमें बुद्धिमत्ता, विवेक, संरक्षण की क्षमता, स्मरण शक्ति, शक्ति का सदुपयोग, सौभाग्य, सफलता, ऐसे बहुत सारे गुण इनके जीवन में होते हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष में भी इंटरेस्ट होता है और आपसे बात हुई है हमारी तो आपको ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है। इनको ऐसा कहते हैं कि इस नक्षत्र के जातक अंतर्ज्ञानी होते हैं, जान जाते हैं दूसरे के बारे में, और संतोषी भी होते हैं। ये बड़े संतोषी व्यक्ति हैं, परोपकारी माने जाते हैं, इन्होंने बताया। तो ये सारे गुण इनमें व्यक्ति में मिल रहे हैं। इनकी एक विशेषता और होती है कि ऐसे जातक जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। इनमें अग्नि तत्व की विशेषता होने के बाद भी शीत जनित रोग होता है। मतलब अग्नि तत्व होने के बाद भी ये बड़े शांत होते हैं। इनसे हमने बात की, हमने कहा कि देखिए आप तो मांगलिक हैं, ये देखिए मांगलिक का निशान बना हुआ है और फिर भी आपके अंदर ऐसा एग्रेसिव स्वभाव नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो भी कारण है, अब कारण क्या, अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में, फिर आगे हम दूसरी चर्चा करेंगे। अगर शिक्षा की बात करें तो जब भी किसी भी जातक की कुंडली में 4, 5 और 10वें भाव का संयोग होता है, यानी कि चतुर्थ हाउस का स्वामी, पंचम हाउस का स्वामी और 10वें भाव के स्वामी में जब एक साथ संयोग होता है। हम चर्चा कर रहे थे 4, 5 और 10 भाव के स्वामी की। चतुर्थ भाव की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव आपका ये है, पंचम हाउस आपका ये है और 10वां भाव आपका ये है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, पंचम भाव का स्वामी मंगल है और 10वां भाव का भी स्वामी मंगल है। अब ये शुक्र मंगल क्या आपस में मिल रहे हैं, इनमें क्या संयोग है? तो अगर इस स्थिति को हम देखना चाहें तो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ये शुक्र है, ये मंगल है, आपस में इनका कोई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध उत्पन्न होता है। देखिए सप्तम भाव का स्वामी क्या है, शनि महाराज हैं। ये सप्तम हाउस है आपका और इसके स्वामी शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज जा करके कहाँ पहुँच गए, पंचम हाउस पर चले गए हैं और पंचम भाव का स्वामी है मंगल, जो यहाँ पर पहुँच गया है। अब अगर इसको एक्सचेंज से ले जाना चाहें तो मंगल को उठा करके हम पंचम भाव में ले आएंगे, तो मंगल यहाँ पर आ गया। अब मंगल और शनि ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो शुक्र है ये 25 डिग्री का है, मंगल है 5 डिग्री का है। तो देखिए इसका 25 डिग्री और अगले भाव का 5 डिग्री, दोनों के बीच में अंतर कितना है, केवल 10 डिग्री का। तो एक तो संबंध बन गया। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि आचार्य जी आपको लगता है ज़बरदस्ती संबंध बना दिए। हमने ज़बरदस्ती संबंध नहीं बताया, हमने बनाया है संबंध। ये आपका जो ये वाला हाउस है चतुर्थ भाव, ये शुक्र अपने घर में बैठा है। यहाँ पर हम इसको परिवर्तन के भाव से, इस बारे परिवर्तन के भाव से हम इनको मंगल को यहाँ पर ले आए। ऐसी स्थिति में शुक्र और मंगल एक साथ हो गए, तो शिक्षा का इनमें योग है। चलिए शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, तो
जब भी किसी भी कुंडली में शनि और मंगल का संयोग होता है, शनि महाराज और मंगल, इन दोनों का जब भी किसी कुंडली में संयोग होता है तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में टेक्निकल शिक्षा इन्वॉल्व होती है। अब देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ का स्वामी यहाँ पर गए, यहाँ का स्वामी यहाँ पर गया, दोनों एक दूसरे से को रिलेट हो गए, शनि मंगल एक दूसरे से मिल गए। और जब शनि मंगल एक दूसरे से मिल गए तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन ग्रहण करता है। आप बीटेक हैं और अच्छे कॉलेज से बीटेक हैं, तो शिक्षा तो इनकी अच्छी हो गई। अब शिक्षा के बाद बात करते हैं कि इनकी कुंडली में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो यहाँ पर लग्नेश कहाँ पर गया है, शनि के पास गया। लग्नेश है कौन, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, जल। शनि क्या है, अग्नि तत्व। यानी कि यहाँ पर एक जो संयोग बन रहा है आपका पंचम हाउस पे, ये संयोग किस चीज़ का बन रहा है, विष दोष का संयोग बन रहा है। अब ये पंचम भाव किस चीज़ का होता है, प्रमुख रूप से पंचम भाव शिक्षा का होता है और दूसरा कारण संतान का होता है। अब दोनों में से एक चीज़ तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो पंचम भाव को इसने क्या किया, शिक्षा तो इस पंचम भाव को इसने अच्छी दे दी, लेकिन अभी संतान इनको नहीं है। आगे संतान इनको निश्चित होगी, 2 संतानों का योग है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब लेट क्या हो सकता है, 86 का जन्म है, 86 का और इस समय 2023 चल रहा है, 23 साल ये हो गए आपके और 14 साल वो हो गए। आप 23 10 33 4 3 7 37, अब 37 की उम्र हो गई, अभी संतान नहीं। अब शादी भी लेट हुई है, शादी क्यों लेट हुई है उस विषय में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस योग ने यहाँ पर इनको शिक्षा तो दे दी इस हाउस पे, और संतान भी आगे दे देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक चीज़ और भी है, लग्नेश जा करके पंचम हाउस पे गया, शिक्षा के भाव में गया, लेकिन यहाँ पर जाकर के लग्नेश नीच का हो गया। यानी कि ये व्यक्ति घूम फिर करके छोटी जगह ही पहुँच जाता है, भले ही बहुत अच्छा प्रयास करता हो, लेकिन फाइनली घूम फिर करके छोटी जगह पहुँच जाता है और व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के साथ शनि महाराज बैठे हुए हैं, देखिएगा इन 2 ग्रहों का जब संयोग होता है तो ऐसा कहते हैं विष योग बन रहा है। तो एक तो विष योग बन रहा है, दूसरा एक और संयोग बोलते हैं, जब ऐसी स्थिति होती है इनको बोलते हैं गौरी शंकर। देखिए है क्या, लोग पता नहीं क्या नाम रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या इनको बोलते हैं गौरी शंकर योग, भगवान शिव का योग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जातक जितनी बार जहर के घूंट पिएगा उतनी ही बार ये महान बनेगा, ऐसा ये जन्म कुंडली कह रही है। अब है क्या, ये आपका पंचम हाउस हो गया, ये आपका सप्तम हाउस हो गया, ये आपका हो गया त्रिकोण और ये हो गया केंद्र। और केंद्र त्रिकोण का जब आपस में संयोग बनता है, एक्सचेंज बनता है, तो ये धन योग देता है, क्योंकि केंद्र को विष्णु भाव कहते हैं, त्रिकोण को लक्ष्मी भाव कहते हैं। विष्णु और लक्ष्मी तब दोनों एक साथ मिलते हैं तब व्यक्ति धनवान होता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धनवान होगा, धन कमाएगा, इसमें इस प्रकार का कहीं कोई संदेह जैसा शब्द नहीं है। अब यहाँ पर एक विषय और है कि अब शादी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। शादी इतनी लेट क्यों हुई, तो शनि महाराज बैठे कहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हैं, एक्सचेंज होकर कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब शनि जहाँ बैठते हैं, शनि बाहरी ग्रह हैं, उस स्थिति को साफ रखते हैं। अब व्यक्ति की शादी ना हो, लेट शादी हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ये शादी ही ना हो। भाई जिसकी शादी ना हो बड़ा खुश रहता है। तो शनि महाराज एक तो यहाँ बैठे रहे, यहाँ बैठ कर इन्होंने शादी लेट करवाई। दूसरा शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ कर इन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि से इस भाव को देखा। जब तीसरी दृष्टि से इस भाव को देखा, ये कौन सा भाव है, 7वां नंबर, सप्तम हाउस है। ये राशि 10 नंबर पड़ी, लेकिन हाउस सप्तम है। सप्तम भाव किस विषय में चर्चा करते हैं, प्रमुख रूप से विवाह के विषय में चर्चा करते हैं। और अगर बात करें आगे तो शादी के बारे में व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, दोनों चीज़ें एक ही, विवाह और शादी। तो शनि महाराज ने पंचम हाउस से बैठ करके, पंचम हाउस का मतलब इस हाउस से बैठ करके इस भाव को देखा और इनकी शादी लेट करवा दी। अब इनकी शादी कब हुई है, सन 2021 में हुई। बड़े प्रेशर के बाद, बड़े दबाव के बाद इन्होंने शादी की, तो शादी के लिए तैयार भी नहीं थे। तो इस कारण से शनि महाराज ने इनका विवाह लेट करवा दिया। इस कुंडली में एक योग बन रहा है जिसको मांगलिक योग कहते हैं। तो कई बार मांगलिक योग भी विवाह देर में करवाता है, लेकिन जातक में मांगलिक के उतने ज़्यादा गुण नहीं हैं जितने मांगलिक के गुण होने चाहिए। एक और अच्छा योग बन रहा है इस कुंडली पे, उस योग को बोलते हैं
काल सर्प योग। जब भी ग्रह राहु और केतु के अंदर होते हैं तो ऐसी स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। ये कुंडली बड़ी अच्छी है, बस इसमें एक चीज़ हो जाती है कि ये जो छठवां भाव है, इस छठवें भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है तो ये कुंडली बहुत बलवान हो जाती है, बहुत व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति ये भाव खाली हो गया। अदरवाइज जैसे यहाँ से प्रारंभ हुआ तो ऐसे चलते चलते अगर इस भाव तक पूरे एक एक करके ग्रह होते तो कितना सुंदर संयोग होता। तो मैं बात कर रहा था काल सर्प योग की। तो काल सर्प योग इस जातक की कुंडली पर बना हुआ है। जब भी किसी भी जातक की कुंडली पर काल सर्प योग बना होता है तो ऐसा मान करके चला जाता है कि ऐसा जातक का जन्म नागलोक से हुआ है और नागलोक में ही सबसे ज़्यादा धन है, यानी कि इस जातक के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मान करके चलिए। तो ये स्थितियां हैं। चलिए और क्या देखना है। हाँ जी, जब भी किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है, अब चंद्रमा उच्च का तो वृषभ में हो जाता है, नीच का वृश्चिक में हो जाता है। तो जब भी किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए कंजूस हो जाता है। मैंने थोड़ी चर्चा की आपसे तो इन्होंने बताया कि आचार्य श्री ये वाला भी गुण हमारे जीवन में है, थोड़ी सी कंजूसी कभी कभी कर लेते हैं, वो भी किस लिए, अपने प्रति कंजूसी कर लेते हैं। तो अगर ओरल बात करें तो कुंडली अच्छी है। इसमें हमें एक पॉइंट डाउटफुल दिखाई दे रहा है, वो डाउटफुल ये दिखाई दे रहा है सप्तम हाउस का पॉइंट। हमने वैसे इनसे थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य से सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमको ये पॉइंट थोड़ा सा डैमेज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, पहली प्रियोरिटी है। उसके साथ विष दोष का पूरा प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन ये बचे हुए क्यों हैं, ये इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रह एक्सचेंज हो गए हैं, और जब ग्रह एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उस दूषित प्रभाव को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जातक की जन्म कुंडली पर इस भाव में केतु और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, और जब भी ऐसी स्थिति में केतु और सूर्य महाराज बैठे होते हैं तो वहाँ पर ग्रहण दोष लग जाता है। अब ग्रहण दोष लगा कहाँ, ग्रहण दोष लगा इनके पराक्रम के भाव में, और जब ग्रहण दोष इनके पराक्रम के भाव में लगा तो पराक्रम ये कितना भी कर लें, रिजल्ट इनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। चलो इनकी एक और कुंडली थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाष्टक वर्ग की। सर्वाष्टक वर्ग की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके नवम, दसम और एकादश भाव की। अगर नवें भाव की बात करें तो नवा भाव आपका ये पड़ता है यहाँ पर। नवें भाव में कितने नंबर हैं, 26। उसके बाद नवम भाव में कितने नंबर है, 26। दसम भाव की बात करें, दसम भाव में कितने हैं, 27। एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव में पॉइंट कितने, 25, और द्वादश भाव में पॉइंट कितने हैं, पुनः 27। अब देखिए यहाँ पर क्रम क्या होना चाहिए, इससे इसको बड़ा होना चाहिए, इससे इसको बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। स्थितियाँ थोड़ी ठीक हैं, 26 या 27 बढ़ा तो 27 यहाँ पर 25 आ गया, 25 से पुनः यहाँ पर 27 आ गया। और ये जो स्थिति है ये वाली 25 नंबर जो है ये है आय की, ये है इनकम की, और जो यहाँ पर 27 नंबर दिख रहा है ये है इनकी मेहनत की, और जो 26 नंबर दिख रहा है ये इनका है भाग्य, और ये जो 25 नंबर दिख रहा है ये इनका है व्यय। अब देखिए भाग्य इनका 26 है, थोड़ा ठीक है। भाग्य से आगे बात करें 27, भाग्य से अधिक इन्होंने कर्म किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना इनके भाग्य में था इससे इन्होंने अधिक कर्म किया। उसके बाद जब रिजल्ट का नंबर आया तो यहाँ पर 25 आया, यानी कि ओरल एक चीज़ निकल कर के आती है कि ऐसे जातक की इनकम थोड़ी सी कम होगी, उसकी मेहनत उसके एफर्ट के अलावा। उसके बाद 25 की आगे फिर आगे बढ़ गया, 27 आ गया, यानी कि इस व्यक्ति का खर्च इसकी इनकम से ज़्यादा है, ऐसा होगा। अब ये कहीं न कहीं से इसके खर्च की पूर्ति होगी। चलो वापस पे पुनः आते हैं अपनी कुंडली पर जो हम चर्चा कर रहे थे। देखिए लग्नेश जातक का नीच का है, फिर वहीं पर आ गया, बैठा किसके साथ है, शनि के साथ बैठा है, और जो शनि का पिता है सूर्य वो ग्रहण दोष पे है।
मतलब शनि का स्वयं पिता ग्रहण दोष में है, शनि स्वयं नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, या चंद्रमा जाकर के नीच की स्थिति में हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर छोटे छोटे कार्य करता रहेगा तो जीवन में ये उन्नति करता रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। चलो इस जातक की कुंडली पे थोड़ा सा हम D9 पर चर्चा करें। ये तो आपकी ओरिजिनल D1 कुंडली हो गई थी। D9 की चर्चा करें। D9 में देखते हैं तो सूर्य महाराज जा करके इनके आपके बैठ गए हैं सप्तम हाउस पे। थोड़ा सा जो हमको वैवाहिक जीवन का डर था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। आगे भी जीवन अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसी हमारी कामना है और निश्चित रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। चंद्रमा अभी भी जाकर के अष्टम हाउस से बैठा है, माफ़ करिए अष्टम राशि पर बैठा है चंद्रमा अभी भी जाकर के। तो देखो अष्टम राशि पर वहाँ पे भी था, अष्टम राशि पर यहाँ पे भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अगर थोड़ा उधर पीछे बात करें तो पहले शुक्र बैठा था 7 नंबर की राशि पर अपने भाव पे, अब शुक्र बैठा है यहाँ पर 2 नंबर की राशि पे। ये देखिए, तो ये भी अपने घर पे बैठा है। बृहस्पति पहले बैठा था अष्टम हाउस पे, अब जाकर के बैठे चतुर्थ भाव पे। तो हमको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि चंद्रमा अभी भी नीच का है। कहने का मतलब व्यक्ति को छोटे छोटे कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्ति को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। चलो एक और बात करते हैं। यहाँ पर लग्नेश, इस कुंडली का जो लग्नेश है वो शनि है। वो शनि कहाँ बैठा है जाकर के 7 नंबर पे, और मेष पे सूर्य उच्च के होते हैं। मेष पे सूर्य उच्च के होते हैं। मेष का मतलब 1 नंबर के, मेष का मतलब 1 नंबर की राशि पर, और शनि महाराज 7 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं। तो वहाँ पर जो लग्नेश नीच का दिखाई दे रहा था, यहाँ पर लग्नेश उच्च का दिखाई दे रहा है। देखिए ये लग्नेश उच्च का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति छोटे छोटे कर्म करके बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकता है, इसमें संदेह जैसा कोई शब्द नहीं है। जहाँ तक का प्रश्न था हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, तो जब भी कहीं पर भी बृहस्पति और शनि इस वायुमंडल के, वातावरण के, पर्यावरण के, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं आपकी भाषा में, सबसे बड़े प्लैनेट हैं। जब दोनों सबसे बड़े प्लैनेट आपस में संयोग बनाते हैं, आपस में मिल जाते हैं बड़े बड़े लोग, तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इस जातक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। D1 की कुंडली पर बात करें तो जहाँ पर राहु थे वहाँ पर केतु बैठ गए, जहाँ पर केतु थे वहाँ पर राहु बैठ गए। तो इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा कि कोई ग्रह जाकर के अपने से 180 बैठ गया। ओरल कुंडली की बात करें तो कुंडली अच्छी है। अगर D9 की बात करें तो D9 पे देखिए आप, ये जो क्रीम भाव है आपका, इन सारे क्रीम भाव पे ग्रह बैठे हुए हैं। बुध बैठा हुआ है। बुध कहाँ का स्वामी है, थोड़ा आप देखें, अष्टम भाव का स्वामी है। रोग दे सकता है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य स्वयं जाकर के लग्न में बैठ गए, स्वयं भाग्य जाकर के लग्न में बैठ गया, तो व्यक्ति का भाग्य तो मजबूत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। थोड़ा चर्चा करें, यहाँ पर जो धन भाव का स्वामी है वो जाकर के कर्म भाव में बैठ गया, यानी व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा। चलो थोड़ी और बात करते हैं। जो आय भाव का स्वामी है वो जाकर के धन भाव में बैठ गया। ये सब धन योग होने के योग दिखाई दे रहे हैं। D1 पे योग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये योग पूर्णतया प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही लाभकारी है। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, जो फिर एक निगेटिव पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, वो ये कि सप्तम भाव का स्वामी जा करके अपने घर से पंचम में बैठ गया। तो ये बहुत अच्छा है। देखिए 1 2 3 4 5 अपने घर से पंचम भाव बैठ गया, या तो इसको बड़ा शुभ संयोग कहेंगे। और यहाँ पर बात करें कौन D9 पे, हम लोग D9 का मतलब नवांश कुंडली पे, तो ये सप्तम भाव से, और इसका ये लाभ भाव है जिसमें स्वयं शुक्र बैठा है, अपने घर का होकर के बैठा है, यानी व्यक्ति को धन का लाभ होगा, धन का पर्याप्त लाभ होगा। और इनकी माता जी से पटती नहीं होगी थोड़ी बहुत बहू की। देखिए
ये चतुर्थ भाव का स्वामी पहुंच गया सप्तम हाउस पे और सप्तम भाव का स्वामी पहुंच गया। रुकिए, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर। चलिए इस बात को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा कई बार मन भ्रमित हो जाता है। तो ओवरऑल कुंडली की अगर हम बात करें तो ये कुंडली अच्छी है और ठीक है, और इस बात को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। और बाकी तो उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं, हमने इनको बता दिया था बाकी सारी चीज़ें। और अगर आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है, हाँ इनका मैंने हाथ देखा, तो हाथ जो मैंने देखा तो उस हाथ पे मुझे ऐसा लगा कि इनकी हृदय रेखा कमज़ोर है। तो मैंने इनको एक सलाह दी कि अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो आपकी हृदय रेखा अच्छी हो जाएगी। आपकी कुंडली पर जो ये ग्रहण दोष बना है, इस ग्रहण दोष से लाभ आपको मिल जाएगा। जो विष दोष बना है, इस विष दोष से आपको लाभ मिलेगा। और भी जो छोटा, हाँ एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, भाग्य भाव का स्वामी जाकर के अपने से पीछे पहुंच गया है, अपने से द्वारा चला गया, तो इसको शुभ संयोग नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शुभ संयोग और होता है, वो ये कि जब छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव पर 6, 8, 12 के स्वामी आपस में एक दूसरे के पास पहुँच जाते हैं, तो इसको बड़ा अच्छा संयोग मानते हैं। इनकी जन्म कुंडली पर एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए मंगल कहाँ बैठा है, थोड़ा रुकिए। मंगल बैठा है शनि की राशि पे, और शनि कहाँ बैठा है, मंगल की राशि पे। केंद्र ने त्रिकोण के साथ और त्रिकोण ने केंद्र के साथ एक्सचेंज का संबंध बनाया, और सबसे बड़ा संबंध एक्सचेंज का होता है, ये इस जन्म कुंडली पर बन रहा है। तो ये निश्चित मानिए पत्नी के आने के बाद इनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, इसमें कहीं कोई संदेह जैसा वाक नहीं है। नमस्कार, आप बने रहिए, आप देखते रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, निसंकोच और कॉल कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।